पाइथन की जो लाइब्रेरीज थी उनमें जो मॉड्यूल्स थे, जो कॉमनली यूज मॉड्यूल्स थे, हमने उनकी प्रैक्टिस कर ली थी, है ना। तो उसमें ओएस लाइब्रेरी, सिस लाइब्रेरी, टाइम, शटल, रैंडम, मैथ, कैलेंडर, है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हमने पढ़ी थी। अब क्या होता है, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, वो कंपनी जो आज पाइथन को मेंटेन कर रही है, उसने क्या करा, पाइथन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया जिसका नाम रखा PyPy.org। ये एक वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट को बनाने के पीछे उनका मकसद था कि अगर आपने, आपकी टीम ने मिलकर कोई मॉड्यूल बनाया है और आप समाज सेवा करना चाहते हो, कि आपने जो एफर्ट लगाए हैं, जो टाइम लगाया है जिस काम को करने के लिए, अगर यही काम किसी और को करना पड़े तो वो अपना एफर्ट और टाइम ना लगाए, आपका मॉड्यूल वो यूज कर ले। हो सकता है उसका मॉड्यूल आपके काम में आ जाए, एक दूसरे के लिए आप हेल्प कर सकते हो। तो कैसे करोगे? पाइथन सेटअप के अंदर तो वो मॉड्यूल होगा नहीं, मैं इसे जानता नहीं, तो ये क्या करेगा, मॉड्यूल बनाकर अपलोड कर देगा। अपलोड को हम पब्लिश भी कहते हैं। अब पब्लिश करना या अपलोड करना इस वेबसाइट पर, और हम और आप लोग यहाँ से इसको डाउनलोड करके फिर अपने सिस्टम पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोई भी आए यहाँ पर अपने मॉड्यूल रखे, और कोई भी आए यहाँ से अपने मॉड्यूल को ले जाए, किसी के मॉड्यूल को यहाँ से ले जाए और फिर अपना प्रोग्राम में यूज करे। सर ऐसे होने लगेगा तो ये तो बहुत तेजी से चीजें होने लगेंगी। हमने कहा यही हुआ पाइथन के साथ। तो पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं उनको बनाने की रेस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पाइथन के क्रिएटर की नहीं है। हम और आप लोग भी, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन भी पाइथन की लाइब्रेरी बना सकते हैं। जैसे अभी आप में से बहुत सारे लोगों का जो कोर्स होगा वो हमारा एनालिटिक्स होगा, तो उसमें एक लाइब्रेरी है स्टैटिस्टिक्स नाम से। तो जो स्टैटिस्टिक्स नाम की लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के लिए, स्टैटिस्टिक्स कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज हैं, जैसे एक नमपाई, एक है पांडास, ठीक है, तो और भी हैं। ये जो लाइब्रेरीज हैं ये पाइथन के क्रिएटर ने नहीं बनाई है, ये किसी और ने बनाई, अपने किसी प्रोजेक्ट में यूज होने के लिए बनाई। और जब इनका यूज हो गया तो इन्होंने सोचा कि चलो दुनिया को यूज करने को दे देते हैं, सबका भला हो जाएगा। तो कैसे पहुंचा इन्होंने हमें तक, यहाँ पर डाल दी, हम डाउनलोड करके ले आए। आप में से कई लोगों का कोर्स वेबसाइट डेवलपमेंट होगा, उसके लिए एक लाइब्रेरी आती है जेंगो। जेंगो जो लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी पाइथन जिन लोगों ने बनाई उन्होंने नहीं बनाई है। जेंगो फाउंडेशन एक अलग कंपनी है, उसने पाइथन के लिए जेंगो लाइब्रेरी बनाई। और अगर हमें चाहिए तो इसने इसी पे पब्लिश कर रखी है, यहां से जाओ डाउनलोड करो और अपना वेबसाइट बनाओ पाइथन का यूज करके। जिनका कोर्स एआई होगा तो एआई के लिए कई सारी लाइब्रेरीज हैं, जैसे एक टेंसर फ्लो है, एक किरास है। तो ये लाइब्रेरीज किसी और ने बनाई, हमें अगर चाहिए तो डाउनलोड करो यहां से, ठीक है। तो ऐसी लाइब्रेरीज जो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नहीं बनाता, यानी कि पाइथन के जो क्रिएटर है वो नहीं बनाते, कोई और बनाता है, वो हम उन्हें अपने सिस्टम पे लाकर यूज करना चाहते हैं, ऐसी लाइब्रेरीज को थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कहा जाता है। ये बात मैं लिखवा चुका हूं। पाइथन लाइब्रेरी इज a collection of modules and packages created by PSF और थर्ड पार्टी वेंडर्स। वेंडर कोई एक इंसान हो सकता है, वेंडर कोई एक कंपनी हो सकती है, वेंडर चार दोस्तों का एक ग्रुप हो सकता है ना।
Python is very rich in libraries. We may divide Python libraries into two parts. Standard Python libraries created by PSF and given as Python install. Third party libraries created by other than PSF and need to down. तो ये वाला आइडिया हमें लग गया. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने सारी पढ़ा दी, एक आइडिया लग गया. अब हम इसको प्रैक्टिस करना सीखेंगे. अगेन सारी नहीं पढ़ेंगे, जितनी होती तो बहुत है, पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी, पढ़ नहीं पाओगे आप, है ना. तो एक आइडिया लग जाएगा कि इस्तेमाल कैसे करते हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे यूज होती हैं, वो पार्ट हमें सीखना है. ठीक है. तो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज की हम बात commonly used third party libraries. Below QR code, request, PyTube, Gmail, इतनी है कि मैं लिखता रहूंगा, अभी 15 मिनट और लिख दूंगा. इतनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं. बट द पॉइंट इज कि सबको सब नहीं पढ़ना. तो अब कुछ लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो स्पेसिफिक हैं. जैसे अगर हम इन तीन की बात करें तो ये तीन लाइब्रेरीज हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए होती है. पाइथन में वेबसाइट डेवलपमेंट करना है तो इनका यूज कर सकते हो. मैं ये नहीं कह रहा तीन ही होती हैं, और भी होती हैं. मैंने जो लिखी है उनमें से ये है. नीचे की जो दो लाइब्रेरीज हैं ये जैन एआई की होती है. जनरेटिव एआई एक मार्केट में नया कॉन्सेप्ट आया है ना. चैट जीपीटी को अगर आप खुद बनाना चाहते हैं, हम तो यूज करते हैं, अगर आप उसे खुद बनाना चाहते हैं पाइथन का यूज करके तो इन लाइब्रेरी का यूज करके बना सकते हैं. ये जो लाइब्रेरीज हैं आपकी, ये आपका मशीन लर्निंग और एआई की लाइब्रेरीज हैं. ये जो लाइब्रेरीज हैं आपकी, ये बेसिकली स्टैट्स की लाइब्रेरीज होती हैं. ये जनरल पर्पस है, कहीं भी यूज कर लो, कोई स्पेसिफिक नहीं है, कहीं भी यूज कर सकते. सर डेटा एनालिसिस के लिए स्टैट वाली यूज होती है लाइब्रेरी. हाँ यस सर. यही होती है.
तो आप इसे स्टैट्स की जगह एनालिसिस लिख सकते। चलो, तो जिसका जो कोर्स होगा उसको उतनी पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है, एक बार चलते हैं यहाँ पे पाई पाई डॉट, ये ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है जो जिन लोगों ने पाइथन बनाई उन्हीं लोगों ने बनाया। तो आप यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं, पाइथन लाइब्रेरीज ढूंढो, मिल जाए तो ले जाओ अपने सिस्टम पे जाके उसे इंस्टॉल कर लो। जो यहाँ पर पब्लिश करने आएंगे उनको अकाउंट बनाना पड़ेगा और इनके अपना एक फॉर्मेट होगा। उस फॉर्मेट, इनके अपने लाइसेंस, अपने पॉलिसीज होंगी, उनको फॉलो करते हुए आपको अपना मॉड्यूल बनाना होगा। ऐसा नहीं है उसका नाम कुछ भी रख लोगे, इनकी गाइडलाइंस हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको चीजें रखनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर आपका पब्लिश हो पाएगा। लेकिन जिसको डाउनलोड करना है उसको अकाउंट नहीं बनाना। तो यहाँ पर जो रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है ये उन लोगों के लिए जिनको पब्लिश करना है। ठीक है, जिनको डाउनलोड करके बस यूज करना है उनके लिए सीधा सर्च करो और अपना काम हो जाएगा। अब आप मान लो यहाँ पर पिलो लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, तो पिलो जो लाइब्रेरी है ये इमेज पे काम करने की पाइथन लाइब्रेरी है। ठीक है, तो अगर आप, और देखो 2 जनवरी 2025 को ये हमारी अपडेट हुई है। तो अगर आप काम करना चाहते हैं इमेज के ऊपर, इमेज को क्रॉप करना, इमेज को रोटेट करना, इमेज में कोई भी एडिटिंग करना, तो पिलो लाइब्रेरी का यूज करके आप आसानी से कर सकते हैं। इट विल लाइक एडोब फोटोशॉप है, क्लिक क्लिक करके हो जाता है। इक्विवेलेंट पाइथन से काम करना है तो पिलो लाइब्रेरी से कर सकते हो सारे काम। एक और लाइब्रेरी है जिसका नाम है क्यूआर कोड। किसी भी चीज का क्यूआर आपको बनाना है तो आप इस लाइब्रेरी का यूज करके बना सकते हैं। एक और लाइब्रेरी है पाईट्यूब। अगर आप यूट्यूब डाउनलोड मैनेजर बनाना चाहते हैं यूजिंग पाइथन, तो पाईट्यूब नाम से एक लाइब्रेरी है, आप इसका यूज करके इस काम को कर सकते हैं। जीमेल नाम की एक लाइब्रेरी है। अगर आप पाइथन के प्रोग्राम को एज ए जीमेल क्लाइंट की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप जीमेल लाइब्रेरी का यूज करके अपने अकाउंट पे लॉगिन कर सकते हैं। आपको जीमेल लॉगिन करने के लिए जीमेल ओपन नहीं करनी है, पाइथन का प्रोग्राम जीमेल की वेबसाइट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ लाइब्रेरीज हो गई। नमपाई हो गई। नमपाई लाइब्रेरी, अगर आप एरे पे काम करना चाहते हैं पाइथन के अंदर तो नमपाई नाम की लाइब्रेरी आती है। इसी तरह से और ढेरों लाइब्रेरीज हैं जो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इसमें टाइम खराब नहीं करते, किसी एक से शुरू करते हैं। तो मान लीजिए हम क्यूआर कोड से शुरू करेंगे। अब जो क्यूआर कोड की हमारी लाइब्रेरी है ये हमारे सिस्टम पर अब आएगी कैसे, यहां से चलो देखने को मिल गई, ये आ गई हमारे पास। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको अपने सिस्टम का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना होगा और कमांड प्रॉम्प्ट पे आपको एक कमांड लिखनी होगी, पिप कमांड। पिप कमांड का काम होता है PyPy.org वेबसाइट से कनेक्शन बनाना और यहाँ पर अब आप लाइब्रेरी का नाम मेंशन करोगे, उस लाइब्रेरी को उस वेबसाइट पे ढूंढना, मिल जाए तो वहां से डाउनलोड करके जो अब मैंने आपको पाइथन का लाइब्रेरी फोल्डर दिखाया था उसमें जाके पेस्ट करके आ जाना। ये काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब पिप के आगे क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे इंस्टॉल और नेम ऑफ लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, मान लीजिए क्यूआर।
जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब जब आप इस काम को करेंगे तो आपको अपने लैपटॉप में इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। बिना इंटरनेट के चलाओगे तो एरर आ जाएगी, रिट्राइंग करके एचटीटीपी कनेक्शन लॉस ऐसे मैसेज आएगा। मान लीजिए इंटरनेट है, तो ये कमांड तभी चलेगी जब आपके लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल्ड हो। और अगर आप कहो सर मैंने तो अभी कल ही लैपटॉप नया खरीदा था और आज ही मैंने पिप इंस्टॉल, कोई लाइब्रेरी का नाम लिख दिया, एरर आ जाएगी। पिप कमांड कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है, लैपटॉप का हिस्सा नहीं होती है, पाइथन सिस्टम का हिस्सा होती है। जब पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तभी पिप कमांड काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तीसरा केस हो सकता है कि सर पाइथन मेरे में है, मैं फिर भी पिप कमांड चला रहा हूं तो एरर आ रही है कि पिप कमांड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, आसान भाषा में एरर आ रही है। तो इसका मतलब है कि जब आपने पाइथन का सॉफ्टवेयर पहले दिन इंस्टॉल किया था तो मैंने आपको बताया था उसमें चेक बॉक्स आता है सिलेक्ट करने के लिए सेट पाइथन पाथ का, आप वो चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना भूल गए हैं। इवन आप ये भी भूल गए कि मैं बोल क्या रहा हूँ, है ना, कि कौन सा चेक बॉक्स और कहाँ क्लिक करना था, ये याद नहीं होगा आपको। तो जब वो रिकॉर्डिंग देखोगे तो याद आ जाएगा। तो अगर किसी के में पाइथन इंस्टॉल्ड है, इंटरनेट है, फिर भी एरर आ रही है, और एरर कोई सी नहीं आ रही है, एरर स्पेसिफिक आ रही है कि पिप इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, तो आपको क्या करना है, पाइथन अनइंस्टॉल करनी है और दोबारा इंस्टॉल करनी है। और पहली स्क्रीन पर एक चेक बॉक्स आएगा सेट पाइथन पाथ का, उसको सेलेक्ट करना है, उसके बाद इंस्टॉल करना है, फिर चलाओगे चल जाएगा। ठीक है। अब अगली बात और क्या ध्यान रखनी है, अगली बात ध्यान रखनी है कि सर क्यूआर कोड लाइब्रेरी हमारा समय के साथ अपडेट करी गई है। ठीक है। तो जब ये समय के साथ हमारी अपडेट करी गई है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारे लैपटॉप में कौन सी वाली आएगी, जो सबसे पहले बनी थी वो आएगी, या जो सबसे लेटेस्ट वाली है वो आएगी, या कौन सी वाली आएगी। तो बाय डिफॉल्ट ये कमांड जो सबसे लेटेस्ट लाइब्रेरी होगी उसको आपका डाउनलोड करें, यानी क्यूआर कोड लाइब्रेरी जो सबसे आखिरी बार अपडेट हुई थी वो आपको मिल गई। और अगर सर मुझे अगर पुरानी वाली चाहिए तो क्यों चाहिए पुरानी, लेटेस्ट यूज करो ना। पाइथन की वर्जन के साथ कंपैटिबिलिटी भी आपको बनानी पड़ेगी। आपके लैपटॉप, मान लीजिए आप दो लैपटॉप पे काम कर रहे हो, पहले लैपटॉप पे मान लीजिए आपने पाइथन 3.6 इंस्टॉल करा हुआ है, दूसरे लैपटॉप पाइथन 3.13 चल रही है। अब क्यूआर कोड लाइब्रेरी का जो लेटेस्ट वर्जन है माइट भी वो पाइथन के साथ इस वर्जन पे कंपैटिबल हो, बट हो सकता है इसके साथ कंपैटिबल ही ना हो, क्योंकि क्यूआर कोड के अंदर जो चीजें डाली गई हैं वो पाइथन 3.12 के साथ डाली गई हैं। अब 6 में तो मिलेंगी नहीं, चलेगी नहीं, एरर आ जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस लाइब्रेरी का पुराना वर्जन फिर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस तरह से जब आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को डाउनलोड करते हैं तो पाइथन के वर्जन की कंपैटिबिलिटी भी आपको मेंटेन करनी होती है। अगर ये सब करना चाहते हो तो यहाँ लिखोगे डबल इक्वल लगा के वर्जन का नाम। तो क्यूआर कोड का कौन सा वर्जन चल रहा है यहां से जाके आप पता कर लो, इस पर क्लिक करोगे तो ये आ गया, क्यूआर कोड 8.0 चल रहा है। ठीक है, जो कि 1 अक्टूबर 2024 को रिलीज हुआ था, लेटेस्ट वर्जन हमारा ये है, 3 महीने पुराना है। ठीक है, तो आप लिखोगे 8.0, 8. इसका मतलब अगर आप वर्जन कंपैटिबिलिटी में जा रहे हो तो इस बात की नॉलेज रखनी पड़ेगी कि कौन सी लाइब्रेरी का कौन सा वर्जन है और मेरे पाइथन का कौन सा वर्जन है। और अगर आप इतना नहीं सोच रहे हो तो आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपका लक चल जाए तो बढ़िया है, और नहीं चला तो बैड लक, फिर आपको सब सोचना पड़ेगा कि कौन सी लाइब्रेरी का कौन सा वर्जन, मेरे पाइथन का कौन सा वर्जन है, क्यों नहीं चल रहा है, पड़ोसी का चल रहा है मेरा नहीं चल रहा है ना। चलो, अब वर्जन को पता करने के लिए आपको py.org पर जाना पड़ेगा, अब वहां लिखना पड़ेगा। एक ट्रिक है, डबल इक्वल लगा के आप कोई डबी वर्जन लिख दो जो हो ही नहीं सकता। ऐसा करने पर ये कमांड आपको रेस्पॉन्स करेगी कि यार जो वर्जन आप बता रहे हो वो तो है ही नहीं, इनमें से बताओ कौन सा चाहिए, ये वर्जन नहीं मिला, इनमें से बताओ कौन सा चाहिए। तो हम यही चाहते थे, इससे पूछना कि हमें खुद नहीं पता था कौन सा होता है, अब पता चल गया लेटेस्ट ही है सबसे। तो ये ट्रिक हो गई कि हम खुद ही अपने लैपटॉप पर बैठकर पता कर सकते हैं कि इस लाइब्रेरी के और कितने वर्जन है।
पहले से लेकर आखिर तक। अब आपको एक हिंट मिल जाएगा, अच्छा ये वाला चाहिए, ठीक है। चलो अब इसको इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल नेम ऑफ लाइब्रेरी QR कोड एंटर करते हैं। अब अगली सिनेरियो क्या है कि सर आप और बैच पढ़ा रहे होगे हमारे अलावा, तो आपने उस बैच में भी लाइब्रेरी पढ़ाई होगी, तो आपके लैपटॉप में तो हो सकता है पहले से ही इंस्टॉल्ड हो। हमने कहा ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पिप कमांड से रेस्पॉन्स आएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब है ये लाइब्रेरी आपके लैपटॉप में पहले से ही है, ठीक है। अब सर एक और पॉइंट, उसके बाद फिर एंटर करेंगे। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि सर आपके कंप्यूटर में दो पाइथन है, एक ही कंप्यूटर में दो पाइथन हो सकती हैं, मान लो एक 3.10 भी इंस्टॉल है और एक 3.13 भी इंस्टॉल है। तो जब आप ये इंस्टॉल कर रहे हो तो आपके लैपटॉप में जितने पाइथन के वर्जन है सब में इंस्टॉल हो जाएगी या किसी स्पेसिफिक में होगी? तो जो आपने सबसे बाद में इंस्टॉल किया था, अब वो लेटेस्ट था या पुराना था, उससे फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है आपने 3.13 पिछले महीने इंस्टॉल किया था और कोई वजह पड़ी होगी, कल आपने ये इंस्टॉल करा 3.10, तो उस हिसाब से लेटेस्ट 3.10 तो उसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आप इन कंफ्यूजन से बचना चाहते हो तो पिप के साथ वर्जन स्पेसिफाई कर सकते हो 3.10। अब ये पाइथन वर्जन 3.10 के लिए लाइब्रेरी इंस्टॉल, ना कि आपके लैपटॉप में और भी पाइथन हो सकते हैं उनके लिए। और आप लिखोगे 3.13 तो 3.13 के लिए इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप पहले कंफर्म करना चाहते हैं कि अभी कौन सा वर्जन लेटेस्ट मेरे कमांड प्रॉम्प्ट पे चल रहा है, तो आप लिखेंगे पाइथन स्पेस डैश डैश वर्जन। इससे पता चल जाता है कि कौन सा है। मेरे में 3.13 चल रहा है। तो अब मैं यहां पर फाइनली पिप इंस्टॉल अपना करने वाला हूं। देखते हैं क्या। तो मेरे में लिखकर आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन ये भी है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। पिप अनइंस्टॉल QR कोड पूछेगा, श्योर, हमने कहा अनइंस्टॉल हो गई। अब अगर मैं इसको दोबारा इंस्टॉल करता हूं तो ये इंस्टॉल होनी चाहिए। आगे कलेक्टिंग QR कोड, तो सर ये रिक्वायरमेंट फिर सेटिस्फाइड हो गई। इस लाइब्रेरी की जो डिपेंडेंसीज हैं वो आपकी पहले से ही आपके लैपटॉप में है, ठीक है। तो ये अपने साथ अपनी डिपेंडेंसी कुछ लेकर आता है। कई बार कुछ डिपेंडेंसी जो होती हैं वो हमें अलग से डाउनलोड करनी पड़ेंगी। इस लाइन को दोबारा सुनेंगे। हमने QR कोड लाइब्रेरी मान लो इंस्टॉल कर ली। अब ऐसा हो सकता है QR कोड अपने अंदर से किसी और थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज कर रही है, तो कई बार ऐसा होगा कि ये अपने साथ उसको भी ले आएगी और कई बार ऐसा होगा नहीं लेकर आएगी। तो आपको फिर उसकी डिपेंडेंसी को भी अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे QR कोड लाइब्रेरी की डिपेंडेंसी होती है पिलो लाइब्रेरी पर, PILLOW। पिलो लाइब्रेरी हमारा अगर आपके लैपटॉप में नहीं हुई तो ये लाइब्रेरी फेल हो जाएगी। तो मुझे साथ में क्या करना पड़ेगा, पिलो लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे में भाई लिख कर आ गया रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मेरे सिस्टम में दोनों लाइब्रेरी पहले से ही इंस्टॉल है, ठीक है। एक वाईफाई आ रहा होगा प्लेसमेंट 5G नाम से, कनेक्ट कर लो। पासवर्ड है इसका D कैपिटल DUCAT@1122। करो फटाफट डाउनलोड फिर इंस्टॉल। DUCAT 5G नाम से वाईफाई आ रहा होगा, पासवर्ड में DUCAT का D कैपिटल @1122। अभी देखो कितने लोगों को विकेट करेंगे इसमें, क्योंकि कोई बोलेगा मेरे में चल नहीं रही, कोई बोलेगा मेरे में ये नहीं है, कोई बोलेगा मेरा में ये नहीं है, जबकि करना कुछ नहीं है। सारी बात बता दी गई है। चलो करो फिर मैं सही करूंगा जिसका नहीं चलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 में मुझे लगता है 6 7 का ही चलेगा, बाकियों का कुछ ना कुछ समस्या होगी। ड्यू कैट D कैपिटल
@1122। ये फैसिलिटी बाई चांस आपका गुड लक है कि आज इंटरनेट अवेलेबल है क्लास में। इट डजंट मीन कि आप क्लेम करने आ जाएं कि सर कल भी दो इंटरनेट और परसों भी दो और हर क्लास में दो। ये बाई चांस वाली बात है कि अवेलेबल है। अदरवाइज ये काम आपको अपने घर पे जाके करना था। बाकी बैचेस में ये सब नहीं था। उन लोगों ने अपने घर पे जाके करा होगा और समस्या अगले दिन पूछी होगी। तो आपका गुड लक है कि इंटरनेट अवेलेबल आज क्लास में। अब कोड में आते हैं वापस। तो यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट QR कोड। अब इस बात का ध्यान रखना, अगली गलती जो आप करने वाले हो, आप में से शायद एक दो करेंगे जरूर, अपने प्रोग्राम का नाम QR कोड मत रख देना। कई बार आप ऐसा सोचोगे चलो रीडेबिलिटी अच्छी हो जाएगी, प्रोग्राम का नाम न्यूमेरिक ना रखकर QR कोड रख देते। नहीं, कोई भी लाइब्रेरी का नाम जो भी पाइथन में है उस नाम से आपको अपना प्रोग्राम का नाम नहीं बनाना। ठीक है, तो इसका नाम कुछ और रखना। अब QR कोड मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है मेक। मेक फंक्शन क्या करता है? QR जनरेट कर देता है। किस डेटा का QR जनरेट करना चाहते हो वो डिपेंड करेगा कि आप QR में क्या छुपाना चाहते हो। मान लो अपनी वेबसाइट का URL छुपाना है, या अपना पासवर्ड छुपाना है, या आपको OTP बताना है, जो बताना चाहते हो आप अपना बता सकते हो। ठीक है, तो अब फिलहाल मैंने यहाँ पर मान लो नंबर लिख दिया। अब ये क्या करेगा मेक फंक्शन? इस वाले डेटा का, यहाँ पर डेटा जो भी लिखना है वो स्ट्रिंग फॉर्म में लिखना है, उस डेटा का जो QR ब्लॉक्स होते हैं वो बनाकर अपने अंदर रख लेगा। तो QR ब्लॉक्स इनक्रिप्टेड ब्लॉक्स होते हैं हमारे। अब वो हमें अगर चाहिए तो एक इमेज में हमें वो स्टोर करके मिलेंगे। तो मेक फंक्शन ने बिहाइंड द सीन QR के ब्लॉक्स बनाए होंगे और उनको एक इमेज के अंदर स्टोर कर दिया होगा। और ऐसा करने के लिए इसने अपने अंदर से फ्लो लाइब्रेरी का यूज करा होगा। हमें उसको मैनुअली अलग से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे सीधा क्या मिल जाएगी? वो इमेज मिल जाएगी। तो जो इमेज मिलेगी QR की, आप उसे किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। रीडेबिलिटी के लिए मैंने उसको IMG नाम के वेरिएबल में रख दिया। अब उस इमेज को आप अपने लैपटॉप पे सेव करो। img.save कहाँ करोगे? कहीं भी कर सकते हो, करंट वर्किंग डायरेक्टरी में अगर करना चाहते हो तो सिर्फ नाम बताओगे, पाथ की जरूरत नहीं है। मान लो उसका नाम कर दिया मैंने myqr.png नाम से कर दी। तो एक्सटेंशन .jpg PNG कोई भी दे सकते हो, जो वैलिड इमेज के फॉर्मेट होते हैं किसी में भी सेव कर सकते हो। गया? हमने कहा हो गया, दिखाना सर कहाँ है? तो करंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर myqr.png नाम से आपका बन गया होगा। 3 फरवरी 1846। निकालो मोबाइल अपने, करो स्कैन इसे। तो इसको स्कैन कैसे करें? कैमरे से कर लो। एक तरीका होता है कि क्लाइंट की ऐप है, तो हमारी कोई ऐसी ऐप को है नहीं स्कैन करने के लिए, तो मोबाइल के कैमरे से या गूगल लेंस से आप उसे स्कैन कर सकते हैं। तो अलग अलग आपके मोबाइल हार्डवेयर के अकॉर्डिंग मैसेज देखने का ऑप्शन आएगा। कहीं पर एक डॉट आता है, कहीं पर लिखकर आता है, कहीं पर कुछ बाहर बनकर आता है। तो हर किसी का अलग अलग तरीका होगा इस काम को करने का। अपना बनाओ, स्कैन करो, एक दूसरे स्कैन करके देखो हो रहा है कि नहीं। इसके लिए इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, लोकल अपना काम करेगा।
HTTPS $// जो नाम अगर आप ऊपर क्लिक करो हाँ फिर मोबाइल में करेंगे तो लपड़ा बनाओ लिखो स्ट्रिंग जैसे स्टोर करो इसके पहले लिखो यहाँ पर जो आप लिख रहे हैं इसके पहले पूरा पाथ लिखने मान लो सी ड्राइव फॉलो स्लैश फोल्डर का नाम है फिर फोल्डर का नाम नहीं उसकी जरूरत नहीं है आई नहीं अब जो बना हाँ सॉरी इसमें नहीं सेव में हाँ सेव जो है ना उसमें होगा जो आप बनेगा उसमें डॉट सेव के अंदर वो लिखेंगे नहीं बन गया किसी का बना बना तो अपना स्कैन करके देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है अब जीमेल लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे जीमेल लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम भी जीमेल है जी कैपिटल एम कैपिटल जीमेल लाइब्रेरी का जो जीमेल फंक्शन है ये आपसे दो चीजें मांगेगा पहला आपको यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी बतानी है जो भी आपकी जीमेल आईडी है और दूसरा यहाँ पर आपको उसका पासवर्ड बताना है तभी तो आपका प्रोग्राम आपके अकाउंट में लॉगिन करेगा बिना ये कैसे कर लेगा अगर आपने अपना सबको सही बता रखा है तो आपका जीमेल के साथ कनेक्शन बन जाएगा मतलब आपका प्रोग्राम आपके अकाउंट में लॉगिन कर गया तो हम क्या बोलेंगे कि हमने जीमेल के साथ कनेक्शन बना लिया अब क्या करोगे आप मेल कंपोज करो हम सेंड करने के लिए बना रहे हैं तो हम मेल कंपोज करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे जीमेल लाइब्रेरी के अंदर मैसेज नाम की क्लास है फंक्शन मानो मैसेज नाम का एक फंक्शन है जब आप ये लाइन लिख रहे हो तो इमेजिन करो कि आप कंपोज बटन पे क्लिक कर रहे हो ये वो लाइन है जो आप लॉगिन करने के लिए यूज करते हो जीमेल ये वो लाइन है लॉगिन करने के बाद आप कंपोज पे क्लिक कर रहे हो किसी को मेल करना है जब आप किसी को मेल करोगे तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा टू किसको मेल करनी है दूसरा बताना पड़ेगा सब्जेक्ट तीसरा बताना पड़ेगा बॉडी क्या आप मेल करना चाहते हैं और चौथा आप बता सकते हैं यहाँ पर अटैचमेंट कि कौन सी चीज अटैचमेंट में आप करना चाहते हैं कर सकते हैं इससे क्या होगा इससे आपका एक मैसेज बनकर तैयार होगा अब जो कनेक्शन आपका बनाए इस कनेक्शन के ऊपर सेंड मेथड कॉल करेंगे और अपना मैसेज इसको दे देंगे तो आपने जिस अकाउंट से जिसके लिए जो भी मेल कराए वो उसके पास पहुंच गया होगा अभी प्रोग्राम एक ढांचा है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स मुझे करना होगा तो इस ढांचे में अटैचमेंट शुरू करते हैं अटैचमेंट की वैल्यू एक लिस्ट होगी उस लिस्ट में उन फाइलों के पाथ लिखने हैं जिनको आप अटैच करना चाहते हैं मान लो जो मैंने अभी क्यूआर कोड बनाया है उसी को मैं अटैच करना चाहता हूँ तो लिख देंगे यहाँ पर myqr.png अगर और भी फाइल है तो ऐसे करके और फाइलें भी अटैच आप अपनी कर सकते हैं जेपीजी पीएनजी टेक्स्ट फाइल कोई भी फाइल अटैच कर सकते हो तो अटैचमेंट की लिमिट उतनी है साइज उतना जितना जीमेल की है क्योंकि हम जीमेल ही यूज कर रहे हैं
उसके बाद बॉडी में क्या लिखोगे वो आपकी मर्जी। मान लो दिया मैंने हेलो, दिस इज फ्रॉम पाइथन, ये मैसेज डाल दिया मैं। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? सब्जेक्ट में स्ट्रिंग में लिख दिया, मान लो टेस्टिंग 2। किसको मेल करोगे? बताओगे अपनी मेल आईडी? चल तो रहा इंटरनेट आपका, बताओगे अपनी जीमेल आईडी? बताओ, स्पेल बताओ। के एस यू एस एच आई एल 99, 99 के बाद 10 @gmail.com। और सर एक और करनी है तो ध्यान रखना है, स्ट्रिंग एक ही रखनी है, उसी स्ट्रिंग के अंदर कॉमा लगाकर आपको मल्टीपल मेल आईडी बता देनी है। तो बताओ, दूसरा बताओ, स्पेलिंग बताओ। DUVERAJ 018। ठीक है, तो इन दो लोगों को मिल जाएगी सब्जेक्ट जो मैंने लिखा, बाकी आगे चीजें जो लिखी वो आपने देख ली। अब यहां पर मैं अपनी मेल आईडी यूज कर रहा हूं, आप अपनी यूज करेंगे। तो जो सेंडर है उसका अकाउंट जीमेल का ही होना चाहिए, जो रिसीवर है वो जीमेल, हॉटमेल, रेडिफ, याहू, आउटलुक कोई भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो सेंड करने वाला है वो जीमेल का ही होना चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी जीमेल से हमारा ऑथेंटिकेशन कराएगी। अब ऐप पासवर्ड, ये वो पासवर्ड नहीं है जो आप अपना जीमेल लॉगिन करने के लिए यूज करते हैं। ये पासवर्ड आपको अपने ऐप में जाके, अपनी वेबसाइट से जाके बनाना पड़ेगा। तो पहले क्या करो, मेरे साथ साथ पहले अपना ऐप पासवर्ड क्रिएट कर लो। गूगल ओपन करो, अपने जीमेल अकाउंट में जाओ। जो जीमेल अकाउंट में आप जाओगे तो आपको प्रोफाइल पिक्चर, आपको अपना जहां दिखाई देता है उस पर क्लिक करना है, और एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट। पहले जीमेल लॉगिन करो अपना, अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करो, मैनेज गूगल अकाउंट, यहाँ जाना है। हो गया जीमेल लॉगिन, आ गया यहाँ तक? क्लिक कर दिया मैंने मैनेज गूगल अकाउंट पे। अब जब आप मैनेजर गूगल अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सर्च फील्ड मिलेगा। उस सर्च फील्ड में सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन करना है। अगर आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन नहीं होगा तो आप ऐप पासवर्ड नहीं बना सकते, और अगर आप ऐप पासवर्ड नहीं बना पाएंगे तो फिर जीमेल को पाइथन के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्च बार में जाकर टाइप करेंगे 2 स्टेप। जैसे 2 स्टेप लिखेंगे वैसे ही आपको ऑप्शन आ जाएंगे। 2 स्टेप के 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है 2 स्टेप फोन, बैकअप 2 स्टेप, और एक है सिंपल 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो जो सिंपल वाला है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जिसमें फोन वर्ड नहीं लिखा है, उस पर क्लिक करना है। पासवर्ड मांगेगा, देना पड़ेगा। अब यहां पर आप देखेंगे मेरा लिख कर आ रहा है टर्न ऑफ 2 स्टेप वेरिफिकेशन। दैट मीन्स मेरा ऑलरेडी ऑन है। आपका लिखकर आएगा टर्न ऑन, तो आपको टर्न ऑन पे क्लिक करना है। और फिर जब टर्न ऑन पे क्लिक करोगे तो आपसे आपका पासवर्ड पूछेगा, शायद आपके मोबाइल को ओटीपी भी आएगा। तो एक बार देख लो कैसे होगा। हो गया? ठीक है।
जिनका ऑलरेडी ऑन है उनको कुछ नहीं करना है। हाँ ठीक है, कोई और तरीका देख लो, मोबाइल की जगह कुछ और मैसेज वैसेज का कुछ और देख लो। टू स्टेप सर्च करो, टू स्टेप वेरिफिकेशन, सर्च मारो ना, टू स्टेप वेरिफिकेशन। पासवर्ड दो। मोबाइल में देखो, 50 बनाया होगा, गेस कर लो। मोबाइल में आया होगा ना, मोबाइल में आपका इसमें दिख है। हो गया आपका? तो मैसेज ऊपर जाओ ना, मैसेज यहाँ पर आएगा और नीचे जाओ ऊपर, राजा ना ऊपर, तब मोबाइल में मैसेज आएगा। और अगर किसी का मोबाइल में मैसेज आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, ऊपर निकल जाओ 2 मिनट के लिए, तो राजा आएगा ऊपर, नेटवर्क आ जाना नीचे। अब अगले मैसेज देखिए टावर ना जाए क्लास में कहीं। लेकिन रिलायंस को जब बेसमेंट में नेटवर्क नहीं आ रहा है। ठीक है, बताइए। हाँ टर्न ऑन करो। चलो ठीक है, अभी आप अपना एक्सपीरियंस देख लो कि मेरे साथ साथ कर रहे हो तो 2-3 विकेट गिर रहे हैं, और घर जाके कर रहे होते तो क्या ही हो रहा होता है ना। और ऐसा पाइथन नहीं है कहीं भी, ये पूरे प्रोसेस पाइथन कहाँ है, ये तो नॉर्मल सी बात है, इतना तो आनी चाहिए, आईटी में हो तो, कंप्यूटर चलाते हो तो। बहरहाल अब बैक करेंगे इसे, और यहाँ पर टाइप करेंगे अब ऐप पासवर्ड। जैसे ही लिखोगे ऐप पासवर्ड, आपका ऑप्शन आ जाएगा ऐप पासवर्ड का, पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ऐप पासवर्ड का नेम देना है, माइट भी ये स्क्रीन किसी की डिफरेंट लुक में आ सकती है। ऐप पासवर्ड का नेम कुछ भी दे सकते हैं, इट इज जस्ट एन आइडेंटिफायर। तो मान लो मैं आपके बैच के नाम से देता हूँ कि भाई 6 PM, तो मुझे याद रहेगा कि ये वाला ऐप पासवर्ड मैंने इस बैच में बनाया था। हम जनरली प्रोजेक्ट के नाम से दे देते हैं, तो जब हम बहुत सारे ऐप पासवर्ड बना लेते हैं तो हमें पता होता है कि ये वाला यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ वाला, तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये ऐप पासवर्ड आपका क्रिएट हो गया। इसे कॉपी कर लेंगे, क्योंकि ये इसी समय अवेलेबल होगा। अगर आपने डन पे क्लिक कर दिया तो अब ये फिर वापस दिखेगा नहीं दोबारा। इसे कॉपी कर लेंगे, उसके बाद डन। अब अपने प्रोग्राम में जहां पासवर्ड लिखना था इसको पेस्ट कर देंगे। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा तो ये दोनों मेल आईडी अगर सही है तो इन दोनों पर जो मैंने मैसेज लिखा है हेलो टेस्टिंग और एक क्यूआर कोड अटैच करा है, इन दोनों के पास पहुंच जाएगा, और मेरे सेंट आइटम में दिखेगा, इन लोगों के इनबॉक्स में दिखेगा, फ्रॉम में मेरी आईडी दिखेगी। जैसे नॉर्मल जीमेल से मैसेज आता है बिल्कुल सेम पैटर्न फॉलो होगा, सिर्फ हमने जीमेल लॉगिन ना करके अपने प्रोग्राम को जीमेल से इंटीग्रेट कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि अगर ये किसी को पता चल गया तो वो आपका अकाउंट लॉगिन कर लेगा फिर अब। ठीक है, तो ऐप पासवर्ड अपना प्रैक्टिस करने के बाद डिलीट कर देना, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो फिर आपके अकाउंट से किसी को कुछ मेल करके आ जाएगा। ठीक है, बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये, है ना। अब मेरे में एरर आ रही है, स्पेलिंग कहीं मैंने गलत लिख दी है। मैसेज की स्पेलिंग MESSAGE,
बॉडी आर्गुमेंट नहीं है, टेक्स्ट आर्गुमेंट है। जो मैंने बॉडी लिखी है इसको लिखेंगे टेक्स्ट। चेक करो भी दोनों लोग। मैं अपने पहले सेंट में दिखा देता हूँ कि मेरे सेंट मेल में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि अगर गया होगा तो मेरे सेंट मेल में आ ही गया होगा। ये देखो, और अटैचमेंट भी चला गया यहाँ से। चलो अब मुझे मेल करो, सब लोग अपने अपने अकाउंट से मेरे जीमेल अकाउंट पे मेल करो, देखते हैं किस किस का आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर आप अपना मेल आईडी लिखो, अपना ऐप पासवर्ड लिखो, और उसके बाद टू में मेरा ईमेल आईडी लिखना, ये वाला। थोड़ा सा ऐसा कर देते हैं कि देखने में आपको सही लगेगा। एक सिंगल फ्रेम में आपका आ गया, कोई डिफरेंस नहीं है। आप चाहें तो वेरिएबल में इन वैल्यू को रख के फिर पास करें, चाहे डायरेक्ट लिखें। ये नाम आपको वही रखने हैं जो फंक्शन के कीवर्ड आर्गुमेंट होते हैं। सो दीज आर द कीवर्ड आर्गुमेंट ऑफ मैसेज फंक्शन। आपको इसी नाम को यहाँ पे लिखना है। ये आपके वेरिएबल के नाम है जिनमें आपने डेटा रख लिया है। तो आप इनका नाम कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी का कुछ भी रख। नाइन्थ लाइन का काम है जो आपका कनेक्ट, देखो जब ये लाइन बनी है तो इस लाइन को नहीं पता कि मैसेज किसके अकाउंट से जाना है, सिर्फ ये पता है किसको जाना है, किसके अकाउंट से जाना है, इस इंफॉर्मेशन को कहीं नहीं बताया गया है। तो जो कनेक्शन बना है आपका, इस कनेक्शन को पता है कि किसके अकाउंट से जाना है। तो इस कनेक्शन के अंदर सेंड मेथड है, और ये आपसे क्या मांग रहा है, जो मैसेज आपने बनाया है वो आपको मांगता है।